हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPA 14 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6। Examine the concept of management development by bringing out the issues and controversies surrounding it. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मैनेजमेंट डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझाना है, उसके इम्पोर्टेंस के साथ साथ उससे जुड़े इश्यूज और कंट्रोवर्सीज पर भी डिस्कशन करना है। हमें ये बताना है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट कैसे मैनेजर्स को सुधारने में हेल्प करता है और उसके प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे मैनेजर्स अपने स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो अपने मैनेजरियल रोल्स को ज्यादा इफेक्टिवली निभा सकें। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो फ्यूचर ग्रोथ और लीडरशिप पोटेंशियल पर फोकस करता है। पीटर ड्रकर जैसे थिंकर्स ने कहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके मैनेजर्स की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इस प्रोसेस में फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ इनफॉर्मल लर्निंग जैसे मेंटरशिप और एक्सपीरियंस से सीखना भी शामिल होता है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मीनिंग। मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक प्लान्ड एफर्ट है जिसका पर्पस मैनेजर्स को फ्यूचर के लिए तैयार करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजर्स को हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर करना, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करना, लीडरशिप और इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ मैनेजरियल स्किल्स को अलाइन करना। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर नहीं बल्कि बिहेवियरल और कंसेप्चुअल स्किल्स पर भी फोकस करता है। 2. मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए कई तरीके यूज होते हैं, कुछ जॉब के दौरान और कुछ जॉब के बाहर। ऑन द जॉब मेथड्स। जॉब रोटेशन। मैनेजर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कराया जाता है ताकि उन्हें डाइवर्स एक्सपीरियंस मिले। कोचिंग एंड मेंटरिंग। सीनियर मैनेजर्स जूनियर्स को गाइड करके उनका लीडरशिप पोटेंशियल बढ़ते हैं। कमिटी असाइनमेंट्स। ग्रुप वर्क के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क सीखा जाता है। ऑफ द जॉब मेथड्स। वर्कशॉप्स और क्लासरूम ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूट्स में ऑर्गेनाइज्ड सेशंस। केस स्टडी मेथड। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के एनालिसिस से एनालिटिकल स्किल्स बढ़ाए जाते हैं। रोल प्लेइंग और सिमुलेशन। रियल सिचुएशंस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस। नॉलेज शेयरिंग और आइडिया एक्सचेंज के लिए। इन सब मेथड्स का मेन गोल है मैनेजर्स के एनालिटिकल, ह्यूमन और कंसेप्चुअल स्किल्स को इम्प्रूव करना। 3. इश्यूज और चैलेंजेस इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट के कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है। ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट की कमी। कई ऑर्गेनाइजेशंस इसे एक फॉर्मल एक्टिविटी समझती है, स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी नहीं। ट्रेनिंग और नीड का मिसमैच। प्रोग्राम्स हमेशा रियल जॉब नीड से मैच नहीं करते। इवैल्यूएशन प्रॉब्लम। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का इम्पैक्ट मेजर करना मुश्किल होता है। रेजिस्टेंस टू चेंज। कुछ मैनेजर्स नए ट्रेनिंग मेथड्स को एक्सेप्ट नहीं करते। कल्चरल इश्यूज। वेस्टर्न मॉडल्स हमेशा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठते। ये सब इश्यूज मैनेजमेंट डेवलपमेंट को इफेक्टिव बनाना मुश्किल कर देते हैं। 4. कंट्रोवर्सी सराउंडिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट के कुछ डिबेट्स भी है। डेवलपमेंट वर्सेस ट्रेनिंग। कई लोग दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। फॉर्मल एजुकेशन वर्सेस एक्सपीरियंस। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रियल लर्निंग एक्सपीरियंस से होती है, क्लासरूम से नहीं। एथिकल कंसर्न। कभी कभी सिर्फ टॉप मैनेजर्स को बेनिफिट मिलता है, मिड लेवल इग्नोर हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। डिबेट है कि प्रोग्राम सबके लिए एक जैसे हो या कस्टमाइज्ड। यह कंट्रोवर्सीज दिखाती है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। कंक्लूजन। मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस और स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को तैयार करता है। इससे सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि करियर और सक्सेशन प्लानिंग के साथ लिंक करना जरूरी है। चैलेंजेस के बावजूद इफेक्टिव मैनेजमेंट डेवलपमेंट हाई ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और इनोवेशन का बेस है।
अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Assessing the effectiveness of human relations activities is vital to the success of an organization. Elucidate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ह्यूमन रिलेशंस एक्टिविटीज का असेसमेंट या इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है। हमें यह समझाना है कि एचआर एक्टिविटीज जैसे कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और एम्प्लॉय एंगेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कैसे हेल्प करती है और उनके रिजल्ट्स कैसे मेजर किए जाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन रिलेशंस एक्टिविटीज का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच अच्छे संबंध बनाना। इसमें कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, ग्रीवेंस सॉल्व करना और एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स शामिल होते हैं। इन एक्टिविटीज का असेसमेंट जरूरी है ताकि पता चल सके कि ये एफर्ट सच में एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस और मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं या नहीं। अगर इवैल्यूएशन ना हो तो एचआर प्रोग्राम्स अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाते। मेन बॉडी। 1. ह्यूमन रिलेशंस एक्टिविटीज का मीनिंग और स्कोप। मीनिंग। ह्यूमन रिलेशंस एक्टिविटीज का फोकस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशनशिप्स और वर्क एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाना है। स्कोप। इसमें मोटिवेशन प्रोग्राम्स, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, काउंसलिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट और टीम वर्क शामिल है। पर्पस। एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड रखना और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। 2. ह्यूमन रिलेशंस एक्टिविटीज के असेसमेंट की जरूरत। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। असेसमेंट से पता चलता है कि एचआर प्रोग्राम से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया या नहीं। एम्प्लॉय मोराल। ये समझने में मदद मिलती है कि एम्प्लॉयज खुश और मोटिवेटेड हैं या नहीं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इवैल्यूएशन से ऑर्गेनाइजेशन को ये समझने में मदद मिलती है कि एचआर पर लगाया गया पैसा सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। असेसमेंट के थ्रू पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इंप्रूव किया जा सकता है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। रिजल्ट्स के बेस पर मैनेजमेंट फ्यूचर एचआर प्लानिंग कर सकती है। 3. इफेक्टिवनेस मेजर करने के मेथड्स। एम्प्लॉय सर्वेज। क्वेश्चनर के जरिए एम्प्लॉयज के फीडबैक लिए जाते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटीज्म और टर्नओवर के डाटा से एचआर एक्टिविटीज का इम्पैक्ट पता चलता है। ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज। मैनेजर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयज के बिहेवियर और रिलेशनशिप्स ऑब्जर्व करते हैं। बेंचमार्किंग। इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से कंपेयर करके परफॉर्मेंस मेजर की जा सकती है। 360 डिग्री फीडबैक। पेयर्स, सबऑर्डिनेट्स और सीनियर्स सबसे फीडबैक लेकर कंप्लीट इवैल्यूएशन होता है। 4. ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस पर इम्पैक्ट। बेटर कम्युनिकेशन। एचआर एक्टिविटीज से मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच संवाद बेहतर होता है। हाई मोटिवेशन। जब एम्प्लॉयज को लगता है कि उनकी वैल्यू है तो उनका मोटिवेशन और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ता है। कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन। अर्ली असेसमेंट से कॉन्फ्लिक्ट्स टाइम पर सॉल्व हो जाते हैं। पॉजिटिव कल्चर। रेगुलर एचआर इंप्रूवमेंट से ट्रस्ट और कोऑपरेशन का एनवायरनमेंट बनता है। सस्टेनेबिलिटी। इफेक्टिव एचआर इवैल्यूएशन से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ लॉन्ग टर्म तक बना रहता है। 5. केस एग्जाम्पल। जैसे इन्फोसिस अपने एचआर एंगेजमेंट प्रोग्राम्स को रेगुलर इवैल्यूएट करता है। सर्वेज और फीडबैक के जरिए वो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को मॉनिटर करता है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसी तरह गूगल भी अपने एचआर डेटा एनालिसिस के जरिए एम्प्लॉय हैप्पीनेस और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। कंक्लूजन। ह्यूमन रिलेशंस एक्टिविटीज का असेसमेंट एक रेगुलर और स्ट्रैटेजिक प्रोसेस होना चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड, एंगेज्ड और प्रोडक्टिव बना सकती है। जब एचआर प्रोग्राम्स इफेक्टिवली इवैल्यूएट किए जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और एम्प्लॉय इंटरेस्ट्स दोनों अलाइन हो जाते हैं, जिससे एक हेल्दी वर्क कल्चर बनता है और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस निश्चित होती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 8. Bring out the differences between total quality management and traditional management approach. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट (TQM) और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अप्रोच के बीच के डिफरेंसेस समझाने हैं। हमें बताना है कि दोनों अप्रोचेस क्वालिटी, लीडरशिप, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के मामले में कैसे अलग है। आंसर। इंट्रोडक्शन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच है जो
ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के मुकाबले में TQM टीम वर्क और लॉन्ग टर्म क्वालिटी एनहांसमेंट पर ज्यादा ध्यान देती है। जहां ट्रेडिशनल सिस्टम अथॉरिटी और कंट्रोल पर आधारित है, वहीं TQM हर लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करती है। अब हम दोनों के बीच के मेन डिफरेंसेस डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. बेसिक फिलॉसफी और फोकस। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल अप्रोच का मेन फोकस प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट पर होता है। मैनेजर्स प्लानिंग और कंट्रोल के जरिए शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करते हैं। क्वालिटी को एक अलग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी माना जाता है, हर एम्प्लॉय की नहीं। TQM का मानना है कि क्वालिटी सबकी जिम्मेदारी है। इसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, काइजन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस होता है। ये अप्रोच गलती होने के बाद करेक्ट करने के बजाय गलती को होने से पहले ही रोकने पर जोर देती है। 2. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और लीडरशिप स्टाइल। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। इसमें स्ट्रक्चर ज्यादा हायरार्किकल होता है। अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास होती है और डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड होता है। कम्युनिकेशन टॉप से बॉटम तक एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। एम्प्लॉइज सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। TQM में स्ट्रक्चर फ्लैटर होता है, जहां ओपन कम्युनिकेशन और टीम वर्क को बढ़ावा दिया जाता है। लीडर्स एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं। डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड होती है, जिससे एम्प्लॉइज को अपने आइडियाज देने का मौका मिलता है। 3. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और मोटिवेशन। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। एम्प्लॉइज को सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाला समझा जाता है। मोटिवेशन के लिए मेनली रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम होता है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए ज्यादा स्कोप नहीं होता। TQM एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन के एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर के रूप में देखता है। इसमें एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, टीम वर्क और कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस होता है। क्वालिटी सर्कल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स से एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। 4. क्वालिटी और कस्टमर ओरिएंटेशन। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ एंड स्टेज पर होती है, जब प्रोडक्ट बन चुका होता है। गलती होने पर करेक्शन की जाती है। कस्टमर फीडबैक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। TQM में क्वालिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका गोल होता है डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। कस्टमर को हर प्रोसेस के सेंटर में रखा जाता है और फीडबैक के जरिए इंप्रूवमेंट की जाती है। 5. मेजरमेंट और इंप्रूवमेंट। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस को मेनली आउटपुट और प्रॉफिट के बेस पर मेजर किया जाता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर ज्यादा फोकस नहीं होता। लक्ष्य सिर्फ टारगेट्स अचीव करना होता है। TQM में डाटा बेस्ड टूल्स जैसे सिक्स सिग्मा और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल SPC किए जाते हैं, ताकि प्रोसेस और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो सके। इसका फोकस होता है काइजन और लॉन्ग टर्म कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कंक्लूजन। अंत में कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स और कंट्रोल पर ध्यान देता है, जबकि TQM क्वालिटी, टीम वर्क और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करता है। TQM एक ऐसी सोच है जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीलेंस की कल्चर को प्रमोट करती है और कस्टमर्स को हर डिसीजन के सेंटर में रखती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Discuss the institutional arrangements for workers' participation in management in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिया में वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन किस तरह से होता है। हमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्क्स कमिटीज, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स और वर्कर डायरेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। साथ ही उनके ऑब्जेक्टिव्स और प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी लिखने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट WPM का मतलब है कि एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक रोल मिलता है। यह कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का पार्ट है, जहां मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों मिलकर डिसीजंस लेते हैं। इंडिया में WPM का मेन एम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इंडस्ट्रियल पीस लाना और ट्रस्ट डेवलप करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स बनाए हैं जहां वर्कर्स अपनी बात रख सकते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट। WPM का मतलब है वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट लेवल पर इन्वॉल्व करना, चाहे वो कंसल्टेशन हो, जॉइंट डिसीजन मेकिंग हो या बोर्ड लेवल रिप्रेजेंटेशन। ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़ाना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और स्ट्राइक्स को कम करना, वर्कर्स की मोराल और एफिशिएंसी बढ़ाना, एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार बनाना,
इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना। 2. कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क। आर्टिकल 43A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट को वर्कर्स पार्टिसिपेशन एंश्योर करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत वर्क्स कमिटीज बनाई जाती हैं जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। दूसरे लीगल प्रोविजंस। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और कंपनीज एक्ट 2013 सेफ्टी कमिटीज और बोर्ड लेवल रिप्रेजेंटेशन का सपोर्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जॉइंट काउंसिल्स और वर्कर डायरेक्टर्स का सिस्टम चलाया गया है। 3. इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन। ए. वर्क्स कमिटीज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत बनाए गए। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के मेंबर्स होते हैं। उनका काम होता है छोटी मोटी डिस्प्यूट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व करना, लेकिन अथॉरिटी की कमी और ट्रस्ट इश्यूज की वजह से उनका इम्पैक्ट लिमिटेड रहता है। बी. जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स JMC 1950 में इंट्रोड्यूस हुए थे। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों मिलकर वेलफेयर, ट्रेनिंग और प्रोडक्टिविटी इश्यूज डिस्कस करते हैं। इनका रोल कंसल्टेटिव होता है, डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता। सी. वर्कर डायरेक्टर्स इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। गवर्नमेंट ने कुछ PSUs में वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड किया। इससे वर्कर्स को टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग में वॉइस मिलता है, पर उनका रोल ज्यादातर सिंबॉलिक हाई रहता है। डी. शॉप काउंसिल्स और जॉइंट काउंसिल्स 1975 स्कीम इमरजेंसी के दौरान 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत स्टार्ट किया गया। शॉप काउंसिल्स शॉप या डिपार्टमेंट लेवल पर काम करती है। जॉइंट काउंसिल्स प्लांट लेवल पर पॉलिसी और वेलफेयर इश्यूज हैंडल करती है। इनिशियल फेज में ये काफी इफेक्टिव था, पर बाद में कंटिन्यूटी कम हो गई। 4. रीसेंट ट्रेंड्स और चैलेंजेस। लिबरलाइजेशन के बाद WPM पर फोकस कम हो गया है क्योंकि मैनेजमेंट एफिशिएंसी और कंपटीशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। चैलेंजेस। ट्रेड यूनियंस की कमजोरी और अवेयरनेस की कमी। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच ट्रस्ट का लैक। हायर लेवल पार्टिसिपेशन के लिए लीगल कंपल्शन नहीं है। मैनेजमेंट का डोमिनेंट रोल। फिर भी कुछ प्राइवेट कंपनीज जैसे टाटा स्टील और मारुति सुजुकी में पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के अच्छे रिजल्ट्स माइल है। कंक्लूजन। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल हार्मनी के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया में वर्क्स कमिटीज JMCs और वर्कर डायरेक्टर्स जैसे सिस्टम्स बने हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट अभी लिमिटेड है। अगर ट्रस्ट, ट्रेनिंग और लीगल बैकिंग बढ़ा दी जाए तो WPM एक स्ट्रॉन्ग टूल बन सकता है प्रोडक्टिविटी और पीस के लिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Examine the features of labor policy in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें भारत की लेबर पॉलिसी के मुख्य फीचर्स और उसके उद्देश्य बताने हैं। हमें समझाना है कि ये पॉलिसी कैसे वर्कर्स के वेलफेयर, इंडस्ट्रियल पीस और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाती है। साथ ही कुछ नए रिफॉर्म्स और कोड्स का जिक्र भी करना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। लेबर पॉलिसी का मतलब है सरकार के वो नियम और प्रिंसिपल्स जो मजदूरों के अधिकारों और उनके वेलफेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से ही भारत की लेबर पॉलिसी का फोकस सोशल जस्टिस, फेयर वेजेस और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट पर रहा है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जैसे कानून और नए लेबर कोड्स 2020 ने इस पॉलिसी को और मजबूत बनाया है। इसका मेन एम है वर्कर्स के हित और देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच एक सही बैलेंस बनाना। मेन बॉडी। 1. ऑब्जेक्टिव्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स। सोशल जस्टिस और वेलफेयर। लेबर पॉलिसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षा देना, उन्हें न्याय और सम्मान के साथ काम के मौके देना। इंडस्ट्रियल हार्मनी। पॉलिसी का एक एम है एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच समझौता और शांति बनाए रखना। प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ। पॉलिसी ये भी चाहती है कि वर्कर्स की स्किल्स और प्रोडक्टिविटी बढ़े ताकि देश का विकास हो। ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन। सरकार, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच बातचीत के लिए इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जैसी संस्थाएं बनाई गई है। इक्वल अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबरी का मौका मिले, यह प्रिंसिपल भी पॉलिसी का पार्ट है। 2. मेजर फीचर्स ऑफ लेबर पॉलिसी। प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन। फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट और ESI एक्ट जैसे कानून मजदूरों की सुरक्षा और वेलफेयर के लिए बनाए गए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947,
के जरिए डिस्प्यूट्स का हाल मिलजुल कर निकलने पर जोर दिया गया है। वेज और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एंश्योर करना और एमजी नरेगा जैसे स्कीम्स से रोजगार देना पॉलिसी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सोशल सिक्योरिटी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी और ईएसआई जैसे मेजर्स वर्कर्स को सुरक्षा देते हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तक इन बेनिफिट्स को पहुंचाया। लेबर रिफॉर्म्स और कोडिफिकेशन, 29 लेबर लॉज को मिलाकर 4 कोड्स बनाए गए। कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इन रिफॉर्म्स का पर्पस है कंप्लायंस को सिंपल बनाना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। 3. रोल ऑफ गवर्नमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर पॉलिसी बनाने और लागू करने का काम करती है। सरकार ट्राइपार्टाइट कोऑपरेशन पर फोकस करती है, मतलब गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच समझौता। एनएसडीसी और लेबर वेलफेयर कमिटीज जैसे बॉडी स्किल डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाती है। 4. चैलेंजेस, इनफॉर्मल सेक्टर, भारत के अधिकतर वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है जहां वेलफेयर बेनिफिट्स नहीं मिलते। रिजिड लॉस, पुराने कानून कई बार बिजनेस के लिए कठिन प्रूव हुए। बैलेंस की कमी, वर्कर प्रोटेक्शन और इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबिलिटी के बीच कभी कभी बैलेंस नहीं बन पाता। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, कानून होने के बावजूद छोटी इंडस्ट्रीज में उनका पालन नहीं होता। कंक्लूजन, भारत की लेबर पॉलिसी ने हमेशा सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। नए लेबर कोड्स ने सिस्टम को सिंप्लीफाई और इंक्लूसिव बनाया है, जिससे ऑर्गेनाइज्ड के साथ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को भी फायदा मिलेगा। लेकिन ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन पर और ध्यान देना जरूरी है ताकि ये रिफॉर्म्स अपना पूरा असर दिखाएं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।